माननीय अध्यक्ष जी, मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। ये बजट देश के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था गोते लगा रही थी, उससे उबरने का संपूर्ण प्रयास है सरकार का ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस सेक्टर को क्या मिला, आपकी जेब कितनी भारी और कितनी हल्की हुई। अब जब आपकी गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी तो उसमें हिचकोले लगेंगे या फिर ब्रेक फ्री सुहाना सफर होगा। अस्पताल के बाहर लाइन लंबी लगेगी या स्वास्थ्य सेक्टर में होगा आमूल चूल परिवर्तन। बिजली जोर का झटका देगी या अब बिजली के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मोदी सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से आपको क्या मिला बताएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट एक प्री बजट एक्टिविटीज पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली तस्वीर सुबह 8 बजे के आसपास आई, जब वित्त मंत्री ने महावीर बजरंगी की पूजा की। उसके बाद दूसरी तस्वीर निर्मला सीतारमण की आई, जो अपने आवास से निकली वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में शॉर्ट मीटिंग के बाद गाड़ियों का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर चल पड़ा। रायसीना हिल के ऊपर दौड़ती गाड़ियां कुछ ही मिनट में राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। महामहिम को औपचारिक मंजूरी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग हुई और लग गई बजट पर आधिकारिक मुहर। सुबह के 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। हिंदुस्तान का डिजिटल बजट। डिजिटल इसलिए क्योंकि इस बार बजट कॉपियां नहीं छपवाई गई। वित्त मंत्री ने एक टैबलेट से पूरा भाषण पढ़ा। Honorable Speaker, the preparation of this budget. तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और मोदी सरकार ने पेश कर दिया है 2021-22 के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसे ही साधारण शब्दों में बजट कहते हैं। क्या रहा इस बजट में आपके लिए, आपकी जेब पर, आपके परिवार पर, आपकी लाइफस्टाइल पर इसका क्या असर होगा, बहुत ही साधारण शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले फटाफट कुछ बड़े पॉइंट्स जान लेते हैं। किस सेक्टर के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में 75% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि विदेशी शक्तियां इंश्योरेंस सेक्टर पर कब्जा कर लेंगी। कंट्रोल इंडियंस का ही होगा, यह कहना है सरकार का। 11,000 करोड़ रोड प्रोजेक्ट के लिए खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपए बजट में दिया गया है। निर्माण क्षेत्र के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए। बैंकिंग सेक्टर्स की अगर हम बात करें, 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पीएम ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया है। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंक एनपीए से जूझ रहा है, ये रकम उनके लिए काफी मददगार होगी, ये कहना है सरकार का, दावा है सरकार का। एयर क्लीनिंग पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छ बड़ी समस्या रही है स्वच्छता, खासतौर पर दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में तो एक्यूआई की अगर हम बात करें तो बहुत ही खराब कंडीशन, और ऐसे में अब उसके लिए भी 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा गया, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिसकी मांग की भी जा रही थी। स्वच्छता मिशन के लिए 71,000 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़। और अगर साफ पानी लोगों को मिलने लगे तो भारत की कई बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है और कई जानकार इन कदमों को काफी प्रभावशाली भी बता रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को शानदार बताया है। सर्वजन हिताय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि
ये 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बजट था, जबकि सीएम योगी ने कहा कि अब तक का सबसे अच्छा बजट है ये। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी को सुना आपने। अब बजट की बड़ी बातों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले वित्त मंत्री के कुछ प्रमुख बातों को आपको सुनाते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार बताएंगे कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा है और वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले वित्त मंत्री को सुनते हैं। In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. तो सबसे पहले तो यही कहा वित्त मंत्री ने शुरुआत में ही कि ठीक है, कोरोना की वजह से कुछ समस्याएं हुई, इकोनॉमी श्रिंक हुई, लेकिन अब वक्त बदल गया है। जैसे टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में ही हराया, उसी तरह भारत वापसी करेगा और अर्थव्यवस्था बूस्ट करेगी। कोविड के दौर में देश ने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की नए सिरे से तैयारी करनी पड़ी। भविष्य में हेल्थ सेक्टर इस तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहे, इसके लिए सरकार ने हेल्थ सेक्टर के बजट को 137% बढ़ाया है। जी हां, 137% की बढ़ोतरी की गई है हेल्थ सेक्टर के बजट में और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137% for a $5 trillion economy. Our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors.
ये अनाउंसमेंट वाकई उत्साह बढ़ाने वाला रहा। जब देश स्वस्थ रहेगा, देश आगे बढ़ेगा और इसलिए जरूरी है कि हेल्थ सेक्टर को मजबूती दी जाए। सरकार ने किया भी यही है। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार ध्यान दे, और दिया भी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात कर लेते हैं रोड और रेल की। सड़कें हाईटेक होंगी तो न सिर्फ उन इलाकों का जीवन स्तर बल्कि और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर सुधार होगा। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि आप मऊ के किसी मधुबन इलाके में किसी गांव में रहते हैं, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब जरूरत इस बात की होगी कि घायल को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि सड़कें अच्छी हों। सिर्फ सड़कें ही नहीं, रेलवे के लिए भी सरकार ने 1,10,000 करोड़ की व्यवस्था की है। More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. चलिए, ये तो बजट और बजट पर सरकार के दावों को आपने सुना, और अब आपको सुनाते हैं पब्लिक रिएक्शन। सबसे पहले आपको वाराणसी लिए चलते हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस का परिणाम बहुत अच्छा होगा और फ्यूचर को लेकर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है और कृषि पे सबको पता तो होना ही है। उसका इन्होंने ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रखी है। अब आगे चल के सारी चीज़ें फेसलेस होंगी, यहाँ तक कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है वो भी इन्होंने बोल दिया फेसलेस होगा। रियल इस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इन्होंने बहुत राहत दी है। जैसे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी पहले दे रहे थे वो उन्होंने दिया है, और स्टील पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसके कारण से स्टील जो है सस्ता होगा। क्लास के लिए बजट जो ITR इनको फाइल करने के लिए है, सुविधा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। प्रीफिल फैसिलिटी जो पहले केवल सैलरी के लिए आती थी, वो अब बैंक का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट और जो शेयर वगैरह पे जो कैपिटल गेन होता है उसको भी अगले साल से जो है प्रीफिल फैसिलिटी में ले आ देंगे। या ATC के में कोई राहत नहीं दी गई है, सिर्फ लिटिगेशन पे जोर दिया गया है कि 6 साल जो केस ओपन होते थे पहले वो 3 साल में होंगे, तो ये आम आदमी छोटे निवेशकों के लिए बहुत इस मामले में ठीक रहेगा। 2.5 रुपये बढ़ा दिया गया है, तो आप देख लीजिए, अब जवाब आपके सामने है। मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो है जैसे है। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो कि किचन बजट बहुत बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो तो एक रूटीन है, चलते रहेगा। मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट कंप्लायंस करता हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि एक्सेसिव कंप्लायंसेस इसमें हैं कंपनीज के ऊपर, LLPs के ऊपर, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी, जिस पे थोड़ा सा ध्यान दिया गवर्नमेंट ने कि जो स्मॉल कंपनीज का डेफिनेशन है कि अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये बजट जो कोरोना काल से जो गुजरा है दौर, उसमें मरहम का काम करेगा और किस लिहाज से ये बजट आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का माध्यम बनेगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। किसानों का मुद्दा आजकल गरमाया हुआ है। किसानों के लिए सरकार ने रिकॉर्ड भुगतान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में उन्होंने ये दावा किया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया है उतना काम अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। GST को लेकर भी सरकार ने बजट में बताया कि GST से रिकॉर्ड कमाई हुई है। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20,
it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. The GST Council has painstakingly thrashed out thorny issues. As chairperson to the Council, I want to assure this House that we shall take every possible measure to smoothen the GST further and to remove anomalies such as inverted duty structure. रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।